हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी अच्छे ही होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम मई में होने हैं। आज हम सेकेंड ईयर की क्लास करने वाले हैं क्योंकि आज संडे है, तो फर्स्ट ईयर वाले जो मैंने कराया हुआ है उसी का ही रिवीजन करें। तो भाई सेकेंड ईयर वालों की भी तो क्लासेस होनी चाहिए, है ना। तो आज हम करेंगे 2022 का पेपर कंप्लीट करेंगे, यानी सारे लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जितने पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये मैं बता दूं कि आपके एग्जाम मई में होने हैं क्योंकि नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि सभी कॉलेज मई तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करा दें क्योंकि मई में प्रस्तावित होना है एग्जाम्स का। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, चाहे आप डीएलएड या कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो, क्योंकि टॉपिक ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। ठीक है, और अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सी टेट की इन फ्यूचर करेंगे तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को भी, क्योंकि यहाँ पे यूपी टेट की क्लासेस चली हुई हैं और सी टेट की ऑलरेडी मैंने कराई हुई हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंग्लिश पेडागोजी की बनी हुई है, मैथ पेडागोजी की बनी हुई है। ठीक है, मैंने कंप्लीट कराई हुई है। ये ईवीएस का कंटेंट प्लस पेडागोजी मैंने कंप्लीट करा रखी है, और जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं साइंस की पेडागोजी भी मैंने कराई हुई है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी अगर सी टेट दोबारा से अब होता है तो नए सिरे से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बात हुई। बाकी अगर कुछ भी कहना चाहते हैं, कोई भी बात है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं वो है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, यानी जो आपका फर्स्ट पेपर है, कोड जो है 301 है इसका। ठीक है, तो इसका 2022 में जो पेपर आया था उसे हम सोल्व करेंगे। एक बार आपको पेपर दिखा दूं मैं, ये पेपर है 2022 में आया है। 8 नंबर का एक क्वेश्चन आपका होता है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन होते हैं, यानी हर एक में चॉइस दी जाती है, आप कोई भी एक ले सकते हैं, कोई भी एक कर सकते हैं। तो हम 6 के 6 करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका 6 क्वेश्चन करने का मतलब है कि पूरा चैप्टर कवर करना। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम सारे पेपर कर लेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के कर लेंगे। तो मैराथन ले लूंगी मैं बड़ी बड़ी, इसके आज लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट एक क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन इन डिटेल। क्लास जो है बाइलिंगुअल रहेगी, यानी हिंदी में भी है कंटेंट और इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो क्या है, आपको आसानी हो जाएगी, और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। ठीक है, तो स्पेशल एजुकेशन क्या होती है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, विशेष शिक्षा। ये खास शिक्षा नहीं है, विशेष शिक्षा है। ठीक है, यानी स्पेशल बच्चों के लिए जो किसी ना किसी डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं। भाई स्पेशल स्कूल सुनी के ही तो होते हैं कि भाई स्पेशल स्कूल बनाए हैं, कोई हैंडीकैप्ड है तो उनके स्पेशल स्कूल, कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, किसी को दिखाई नहीं देता, ठीक है, जो जिन्हें देखने में दिक्कत है उनके लिए अलग स्कूल, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनके लिए अलग स्कूल, तो उनके लिए बनाए जाते हैं स्पेशल स्कूल। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। Special education is an educational approach that provides individualized teaching and support for students with disability। यानी जो डिसेबिलिटीज वाले बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेशन रखी जाती है, करी जाती है। स्पेशल स्कूल्स होते हैं, स्पेशल एजुकेशन उन्हें दी जाती है। ठीक है, क्योंकि जो जिस तरह का बच्चा होगा उसे उसी तरह की टेक्निक से पढ़ाया जाता है। अब जैसे कि किसी को देखने में दिक्कत है, बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, तो उसे उसी तरीके से तो पढ़ाएंगे, उसे टैक्टाइल मटेरियल देंगे। टैक्टाइल मटेरियल होता है जिसे टच एंड फील करके पढ़ सके बच्चा, छू के पढ़ सके, है ना। तो पढ़ते हैं, द प्राइमरी एम ऑफ स्पेशल एजुकेशन इज टू हेल्प स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी ओवरकम दिस challenges and reach their full potential by providing them with the resources and tools they need to succeed। यानी जो मुख्य उद्देश्य है स्पेशल एजुकेशन का, विशेष शिक्षा का, वो ये है कि जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, असक्षम बच्चे हैं, उनकी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें कम किया जा सके, उन्हें उनके पोटेंशियल तक पहुंचाया जा सके कि वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ सकें, उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, जो भी उनकी नीड है वो पूरी की जा सके, जिससे कि वो भी सक्सेस हो सके अपनी लाइफ में। ठीक है,
फिर इसके कंपोनेंट क्या है स्पेशल एजुकेशन की, कि आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, यानी हमें बच्चों को क्या है पहचान और मूल्यांकन उनका कैसे करना है। उनके पहचान के लिए, उनके मूल्यांकन के लिए तरह तरीके से अलग अलग मेथड्स हमें यूज करने हैं, वेरियस असेसमेंट यूज करने हैं। अब जैसा बच्चा हो उसका उसी तरीके से आकलन करेंगे। अब जैसे कि हम नॉर्मल टेस्ट ले रहे हैं, किसी बच्चे को सुनाई नहीं देता और बोल रहे हैं, बोल बोल के उन्हें पढ़ा रहे हैं या टेस्ट ले रहे हैं, तो वो उसका आकलन नहीं हुआ या फिर वो एजुकेशन उसके लिए नहीं हुई। तो जिस तरह का बच्चा है उसे उसी तरीके से असेसमेंट उसका करेंगे, उसी तरह से उसका आकलन करेंगे, पहले उसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और आकलन करने के बाद उस एरिया को सपोर्ट करेंगे जहां उसे जरूरत हो, वहां उसे रिमेडी देंगे, ठीक है। सेकेंड है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान करेंगे, यानी हर एक बच्चे के लिए प्लानिंग करेंगे कि किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरह की एजुकेशन देनी है, ठीक है। एंड IEP is developed for each student with the disability that outline their specific goals, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर अचीविंग देम, यानी उनके जो गोल्स हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे जिससे कि बच्चे क्या है अचीव कर सकें अपना गोल। हर एक इंडिविजुअल पे ध्यान देंगे, उनके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, ठीक है, कि किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। स्पेशल ही इंस्ट्रक्शन होंगे उनके, यानी स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज रिसीव स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन दैट इज टेलर्ड टू देयर यूनिक लर्निंग नीड्स, यानी स्पेशल ही उनके लिए इंस्ट्रक्शन होंगे, यानी विशिष्ट निर्देश दिए जाएंगे, ठीक है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड एकोमोडेशन, यानी इस तरह की टेक्निक्स, इस तरह की मेथड्स यूज करेंगे जो उन्हें सपोर्ट कर सकें, जो उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज आर प्रोवाइडेड विद असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड एकोमोडेशन टू हेल्प देम एक्सेस द करिकुलम एंड पार्टिसिपेट इन क्लासरूम एक्टिविटीज, यानी ऐसी ही टेक्नोलॉजी उनके लिए यूज की जाएंगी, उन्हें यूज कराई जाएंगी जिससे उनकी हेल्प हो सके, ठीक है, और वो भी हर एक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। सपोर्ट सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। सपोर्ट सर्विसेज कैसे, यानी जहां उन्हें जरूरत है एडिशनल सपोर्ट दिया जाएगा, जैसे कि काउंसलर वगैरह रखे जाएंगे जो उन्हें टाइम टू टाइम परामर्श करते रहें, देखते रहें। स्पीच थेरेपी दी जाएगी, जिनसे बोला नहीं जाता उन्हें स्पीच प्रैक्टिस कराई जाएगी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराई जाएगी, यानी कुछ उन्हें एडिशनल चीजें भी सिखाई जाएंगी कि अपना व्यवसाय भी कुछ कर सकें वो, ठीक है। फिर है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है कि जो डिसेबल्ड वाले बच्चे हैं, जो स्पेशल एजुकेशन जिन्हें दी जा रही थी, उन्हें भी क्या है मुख्य धारा में पढ़ाना, उन्हें भी नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन एक एजुकेशनल अप्रोच है जिसमें जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं वो सेम क्लासरूम में पढ़ सकें, ठीक है। जो गोल है इंटीग्रेटेड एजुकेशन का वो है कि एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक सीखने का माहौल होना चाहिए जो हर बच्चा सीख सके, ठीक है, जहां हर बच्चे को सपोर्ट किया जा सके और हर बच्चा एक साथ सीख सके, ठीक है। लेकिन इनका जो मेजर फोकस है वो अटेंडेंस पे ज्यादा फोकस है, कि बस दिखावे की चीज है कि भाई अटेंडेंस होनी चाहिए, डिसेबल्ड बच्चा भी हो और नॉर्मल बच्चा भी हो। ये मतलब नहीं है कि उनकी नीड्स पे इंडिविजुअली फोकस किया जाए, कि हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जाए। बस ये है कि सबको एक जगह कर लिया लेकिन उनके लिए अलग फैसिलिटीज नहीं की, ठीक है। इसमें जो स्कूल का सिस्टम होता है वो काफी रिजिड होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट वेरी फ्यू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी आर एबल टू कोप विद द डिमांड्स ऑफ सच अ रिजिड सिस्टम, यानी रिजिड सिस्टम होता है। अब रिजिड सिस्टम में जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं वो कैसे रह पाएंगे, वो कैसे पढ़ पाएंगे वहां पे, तो वो क्या है स्टेबल नहीं कर पाते, ठीक है। और कुछ बच्चे तो छोड़ भी देते हैं बीच में ही। तो this is a system that does not accept many of our children with disability on the basis of not being prepared enough, यानी कुछ बच्चे तो वो लेते भी नहीं हैं जो ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले हैं या उनके लायक नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पब्लिक स्कूल में देखा होगा कि पहले टेस्ट होता है, या फिर कोई भी हैंडीकैप या किसी तरह का बच्चा चला जाए कि अगर वो पढ़ने लायक नहीं है या उसमें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो ये स्कूल वाले उसे नहीं लेते, ठीक है। तो इसी तरीके से है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में बच्चे को एज अ प्रॉब्लम देखा जाता है, ठीक है। यानी अगर जैसे बच्चा फेल हो गया तो स्कूल वाले क्या कहेंगे कि भैया बच्चे की गलती है, टीचर की कोई गलती नहीं है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। तो इसमें बच्चे को एज अ प्रॉब्लम देखा जाता है, ठीक है। He or she is considered to different from others if he or she cannot learn it is her problem, यानी अगर बच्चा नहीं सीख रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, बच्चे में दिक्कत है, हमारे अंदर कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपना 100% दे रहे हैं, ये इनका मानना है, ठीक है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में इस तरीके से होता है, ठीक है।
इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज बेस्ड ऑन मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी एंड व्यू अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी विद क्लिनिकल ब्लिंडर्स नीडिंग रेमेडी। यानी जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उन्हें ये इस तरीके से देखते हैं कि ये तो विकलांग है, इन्हें क्या है, मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है, ये नॉर्मल के साथ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर लेते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था उस दिन, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो जाकर देख लें, उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन ही टोटल हमने पढ़ा था। इंक्लूसिव एजुकेशन होता है समावेशी शिक्षा, यानी सभी बच्चों को इंक्लूड करना। क्या? सभी बच्चों को इंक्लूड करना, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, सभी को सुपीरियर फील होना, सभी को रेस्पेक्ट दी जाए, सभी को एक्सेप्ट किया जाए, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, कुछ भी डिसेबिलिटी हो उसके साथ। ठीक है, और इंक्लूसिव एजुकेशन में अगर जैसे बच्चे को प्रॉब्लम नहीं देखा जाता, बच्चे को एक्सेप्ट किया जाता है। अगर बच्चा फेल होता है तो बच्चे को ब्लेम नहीं करके सिस्टम को ब्लेम किया जाता है कि सिस्टम की गलती है, टीचर्स की गलती है, इस वजह से बच्चा फेल हुआ है। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन एक एजुकेशनल अप्रोच है जो कि किस पे जोर देती है? फुल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी हर बच्चे का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, हर बच्चा पार्टिसिपेट करे, और कैसे पार्टिसिपेट करे? एक्टिवली, बिल्कुल फ्रीली पार्टिसिपेट करे, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए बच्चे के अंदर, चाहे वो डिसेबिलिटी वाला हो चाहे वो नॉर्मल हो, सभी को एक स्कूल में बैठा के पढ़ाया जाए। जो गोल है इंक्लूसिव एजुकेशन का वो है कि एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जहां हर बच्चे को वैल्यू दी जाए, हर बच्चे की रेस्पेक्ट की जाए, और जो डाइवर्सिटी है उसे सेलिब्रेट किया जाए। डाइवर्सिटी यानी अलग अलग बैकग्राउंड के भी बच्चे होते हैं, किसी की भाषा कुछ है, कोई किसी कल्चर से आ रहा है, किसी का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ है, किसी की जाति कुछ है, तो जितने भी विभिन्नता वाले बच्चे हैं उन्हें सेलिब्रेट किया जाए, उन्हें एक्सेप्ट किया जाए, यानी विभिन्नता का जश्न मनाया जाए। ठीक है, इसके कंपोनेंट क्या है? इंक्लूसिव क्लासरूम होना चाहिए, यानी विद और विदाउट डिसेबिलिटी जो वाले बच्चे हैं, यानी जो असक्षम बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं, सारों को एक साथ पढ़ाएं एक ही क्लास में। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यानी सभी के लिए सेम डिजाइन होना चाहिए सीखने का। ये नहीं है कि तुम इस तरीके से सीखो, गिफ्टेड हो तो ऐसे सीखो, या फिर गिफ्टेड का अलग सेक्शन बना दे, तो ऐसा नहीं है। सभी के लिए सार्वभौमिक होना चाहिए, यानी सभी के लिए सेम हो। ठीक है, इंस्ट्रक्शन इज डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, यानी निर्देश ऐसे होने चाहिए जो सभी बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज, यानी चाहे उसमें डिसेबिलिटी वाले हों, बाय इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन एंड एंगेजमेंट। चाहे किसी भी तरीके से कितने भी साधन यूज करने पड़ जाए, मल्टीपल मीन्स यूज करने पड़ जाए, लेकिन सारे बच्चों की नीड्स को पूरा करा जाए। कोलैबोरेटिव टीचिंग होनी चाहिए, यानी सहयोगात्मक शिक्षण होना चाहिए। टीचर एक साथ काम करें, प्लान करें और इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर करें। ऐसे इंस्ट्रक्शंस, ऐसा प्लान होना चाहिए जिसमें सारे बच्चों की नीड्स पूरी हो। ठीक है, आगे चलते हैं फिर असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड एकोमोडेशन, यानी जहां टेक्नोलॉजी की जरूरत हो वहां बच्चों को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए, करिकुलम में चेंजेस किए जाए, हर बच्चा पार्टिसिपेट करे, इस तरह का करिकुलम होना चाहिए, यानी फ्लेक्सिबल करिकुलम हो। बिल्कुल कैसा हो? फ्लेक्सिबल करिकुलम हो। ठीक है, यानी लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सके। सपोर्ट सर्विसेज, जहां सपोर्ट की जरूरत हो वहां उन्हें सपोर्ट भी किया जाए, एक को नहीं सभी को सपोर्ट किया जाए, चाहे डिसेबिलिटी वाला हो, चाहे एबिलिटी वाला हो, चाहे नॉर्मल हो, कैसा भी हो, सभी को सपोर्ट करी जाए जहां उन्हें जरूरत है। स्कूल वाइड इंक्लूजन होना चाहिए, यानी इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, समावेशन होना चाहिए सभी का। ऐसा नहीं है कि इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ क्लास तक ही रहे, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, स्कूल के बाहर की एक्टिविटीज है, आप जैसे खेलने जा रहे हैं तो वहां भी इंक्लूसिव एजुकेशन में इक्वलिटी और इक्विटी होनी चाहिए। अब जैसे विकलांग बच्चे हैं तो ऐसा नहीं है कि सबको फुटबॉल दे दी और खेल लो, तो ये इक्वलिटी तो होगी लेकिन इक्विटी नहीं हुई। इक्विटी तब होगी अगर बच्चे से चला नहीं जा रहा है, हैंडीकैप्ड है, तो उसे उसी तरीके का खेल खिलाएं। उसे ऐसा नहीं कि तुम यहाँ सिर्फ बैठे रहो बाकियों को देखो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्कूल वाइड इंक्लूजन भी होना चाहिए। आप तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है, मतलब मोटा मोटा आपको समझ आ जाएगा कि भाई स्पेशल एजुकेशन में तो स्पेशल क्लासरूम है, कि भाई अंधे बच्चों का अलग स्कूल है, जो चल नहीं सकते उनका अलग है, जो देख नहीं सकते उनका अलग है। ठीक है, इंटीग्रेटेड में क्या है? स्पेशल क्लासरूम है।
इसमें तो स्पेशल स्कूल था, पूरा स्पेशल एजुकेशन है तो स्पेशल स्कूल होगा, स्पेशल क्लासरूम होगा। लेकिन कहने के लिए तो ये नॉर्मल और डिसेबल्ड एक जगह पढ़ेंगे, लेकिन स्पेशल क्लासरूम बना दिए गए कि नॉर्मल एक ए सेक्शन में और जो एबनॉर्मल बच्चे हैं वो बी सेक्शन में, या डिसेबिलिटी वाले हैं जो बी सेक्शन में। जैसे कि इंग्लिश मीडियम में होता है कि इंटेलिजेंट बच्चे ए सेक्शन में और जो डल बच्चे हैं वो बी सेक्शन में। ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है कि सबकी सेम क्लासरूम हो, चाहे कैसा भी बच्चा हो। ठीक है, सारे एक ही क्लास में। अब वो टीचर की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से सारे बच्चों की नीड्स को कैटर करेगा, सारे बच्चों की जरूरतों को पूरा करेगा। ठीक है। स्पेशल स्कूल है, इसमें मेन स्ट्रीम स्कूल है, यानी वैसे तो मुख्यधारा स्कूल है कि भाई नॉर्मल स्कूल है, देखने के लिए रेगुलर स्कूल में सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें तो रेगुलर स्कूल है ही इंक्लूसिव एजुकेशन में। ठीक है, सबसे अच्छा बच्चे के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन ही है जो बच्चे की हर डिमांड पूरी करता है। डिमांड यानी नीड। ठीक है, डिमांड नहीं। लर्नर सेंटर्ड है, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग करिकुलम है। भाई बच्चे के अकॉर्डिंग ही होगा, अगर बच्चे को देखने में दिक्कत है तो बच्चे के अकॉर्डिंग होगा, बच्चे के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी होगी, सारा करिकुलम होगा, सारी चीजें बच्चे के अकॉर्डिंग होंगी। लेकिन इंटीग्रेटेड में क्या है, टीचर के अकॉर्डिंग होगा, टीचर तानाशाही होंगे पूरे। ठीक है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल होगा। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, लर्नर सेंटर्ड होगा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग ही होगा, बच्चे को केंद्र में रखा जाएगा, उसी की नीड्स के अकॉर्डिंग काम होगा, जिससे कि बच्चे की सारी नीड्स पूरी हो सके। इसमें लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होगी, इंटीग्रेटेड में पार्शियल अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, हर कोई बोल सकता है, हर कोई क्वेश्चंस पुट आउट कर सकता है, हर किसी को बोलने का अधिकार मिलेगा। ठीक है। स्पेशल एजुकेशन में ट्रेंड स्टाफ होता है कि भाई हैंडीकैप्ड बच्चों का स्कूल है तो वहाँ इस तरीके के टीचर है जो उन्हें उनकी डिमांड्स को, उनकी नीड्स को पूरा कर सके। जो अंधे बच्चों का स्कूल होता है वहाँ इसी तरह के टीचर रखे जाते हैं जो ट्रेंड हो उस फील्ड में। ठीक है। इंटीग्रेटेड में क्या है, कोई ट्रेंड टीचर नहीं होता, बच्चे तो सारे एक जगह पढ़ा लिए, लेकिन टीचर क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब नॉर्मल टीचर जो है वो कैसे टैकल करेगा बच्चों को, कैसे पढ़ाएगा अगर डिसेबिलिटी वाला बच्चा है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, ट्रेंड स्टाफ होता है। ठीक है, तो मैंने इधर भी रखा हुआ है, इधर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस इन डिटेल क्लासरूम मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, यानी क्लास को कैसे मैनेज करें, कौन सी क्लास जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हों, विजुअली हैंडीकैप्ड हों, यानी दृष्टि बाधित जो बच्चे हैं उनका क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए कि क्रिएट क्लासरूम रूल्स विद योर स्टूडेंट्स ऑन डे 1, यानी बच्चों के साथ मिलजुल के क्या है, क्लास के रूल्स क्रिएट करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली टीचर करे, अगर टीचर कर रहा है तो वो टीचर सेंटर्ड हो गया, लेकिन हमें क्या है, इंक्लूसिविटी को फॉलो करना है। ठीक है, यानी समावेशी शिक्षा को फॉलो करना है। मेंटेन द क्लासरूम रूल्स रूटीन्स एंड शेड्यूल बट मेंटेन फ्लेक्सिबल एंड लीव रूम फॉर फन, यानी रूल्स जो बनाए, क्लासरूम के रूल्स बनाए, रूटीन बनाए, पूरा शेड्यूल बनाए, लेकिन कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी लचीला होना चाहिए, जो सभी के लिए सूटेबल हो। ठीक है। When students are engaged and excited about learning, less management problem arise, यानी जब बच्चे शामिल हों सीखने के लिए, एक्साइटेड हों, तो क्या है, उनके सामने कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और दिक्कत भी आ रही है तो थोड़ी बहुत आनी चाहिए, कम हो दिक्कत। ठीक है, यानी सारे बच्चे सीख सकें अच्छे से। 3 की रूल्स होने चाहिए, यानी 3 नियम होने चाहिए। यूज योर इनसाइड वॉइस, यानी बच्चा अपने मन की आवाज सुन सके। ठीक है। वेट योर टर्न, अपने टर्न की वेट करें कि भाई जब तुम्हारा नंबर आए तब तुम बोलना। रेज योर हैंड, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो अपना हाथ उठाएं। ठीक है, ये क्लासरूम मैनेजमेंट के कुछ रूल हैं। ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान, हमेशा बैकअप प्लान होना चाहिए टीचर का कि भाई आज हम ये पढ़ा रहे हैं, या फिर बच्चों का ये मन नहीं है तो हम क्या है, दूसरा टॉपिक पढ़ा दें। ठीक है। Give the students involved, have them take part in the designing and smooth running of the classroom, यानी क्लासरूम में कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं तो बच्चों को भी इन्वॉल्व करें। ठीक है। Create an atmosphere of respect in which the children feel safe, valuable and want to take risk, यानी इस तरह का एटमोस्फेयर क्रिएट करना चाहिए, इस तरह का वातावरण क्लास का होना चाहिए कि हर बच्चे को वैल्यूड फील हो, कि उसे लगे कि हाँ मेरी भी रेस्पेक्ट की जा रही है, मुझे वैल्यू दी जा रही है क्लासरूम में, तो वो रिस्क भी ले सके और बोल भी सके क्लास में। ठीक है। बी अवेयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स रिसोर्सेज, यानी ये भी जागरूक रहना है टीचर को, हर बच्चे के रिसोर्सेज पूरे हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, स्कूल में रिसोर्सेज हैं या नहीं।
ठीक है। डू नॉट इग्नोर एनी नेगेटिव बिहेवियर, जो नेगेटिव बिहेवियर है उसे इग्नोर नहीं करना है कि अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई बच्चा बदतमीजी कर रहा है तो अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं, उस बच्चे को समझाना है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, पहले रीजन पूछेंगे फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। क्रिएट अ डेली रूटीन, डेली ड्यूटीज रूटीन, डेली का रूटीन बनाना है। तो इस तरीके से हम क्लास को मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं विजुअली इम्पेयर्ड अगर बच्चे हैं तो उसमें क्लासरूम को कैसे मैनेज करेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग, यानी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट व्हेन वर्किंग विद विजुअली हैंडीकैप्ड या इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, यानी अब जब ये ज़्यादा जरूरी हो जाता है जब बच्चे क्या है, इम्पेयर्ड हो या विजुअली इम्पेयर्ड हो, दृष्टिबाधित बच्चे हो, तो उनके सपोर्ट के लिए क्या करना है, हमें केयरफुल प्लानिंग करनी है, बिल्कुल ध्यान से प्लानिंग करनी है और अटेंशन देनी है कुछ की पॉइंट्स पे। अब कौन से की पॉइंट हैं वो हम पढ़ेंगे कि हमें किस तरीके से दृष्टिबाधित बच्चों को ध्यान में रख के क्लासरूम को मैनेज करना है, ठीक है। क्लासरूम सेटअप एंड ऑर्गेनाइजेशन, अब क्लास का सेटअप कैसा होना चाहिए, कैसे क्लास ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। भाई जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो ऐसे तो है नहीं कि कहीं भी जाके बैठ जाएंगे, जब उन्हें देखने में दिक्कत है या बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है तो उनके लिए क्लासरूम सेटअप भी एक तरीके से होना चाहिए। जैसे कि डेस्क एंड फर्नीचर अरेंजमेंट, डेस्क और फर्नीचर अरेंजमेंट ऐसे होने चाहिए कि बच्चे को बस पता हो कि तुझे सीधा जाना है और जाके बैठना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिगजैग मोशन में, जिगजैग तरीके से लग रहे हो कि रास्ते में बच्चा टकरा जाए, ठीक है। तो डेस्क और फर्नीचर कैसे होने चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए बिल्कुल तरीके से, ठीक है, जिससे कि बच्चे को आसानी हो, ठीक है, बिना किसी बाधा के बच्चा चला जाए। क्लियर पाथवेज, यानी रास्ते बिल्कुल साफ होने चाहिए जहां से भी बच्चा निकल के आ रहा है या फिर जो स्कूल का रास्ता है, ठीक है। लेबलिंग होनी चाहिए, लेबलिंग का मतलब है कि जैसे बच्चा हैंडीकैप्ड है तो उसकी क्लास टॉप फ्लोर पे ना दे के नीचे दें, या फिर बच्चे को देखने में दिक्कत है, विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उसे क्या है उसी तरीके के मटेरियल से पढ़ाएं, जैसे कि ब्रेल से पढ़ा सकते हैं। ब्रेल क्या होता है, ब्रेल 6 बिंदुओं पे आधारित होता है, 6 पॉइंट पे, इसमें 6 बिंदु होते हैं उभरे हुए जिन्हें बच्चा टच करके पढ़ सकता है, छू के पढ़ सकता है, ठीक है। भाई बच्चा देख ही तो नहीं सकता, वैसे तो उसके सारे सेंसेस काम कर रहे हैं, तो क्या है बच्चा छू के पढ़ सकता है। या फिर लार्ज प्रिंट होने चाहिए, लार्ज प्रिंट उनके लिए कामयाब है जिन्हें थोड़ा बहुत दिखता है, जिन्हें थोड़ा दिख रहा है वो बड़े बड़े अक्षर देख के पढ़ सकता है। या ऑडियो फॉर्मेट हो कि वो सुन के पढ़ सके, ठीक है। क्लास में लाइटिंग अच्छी खासी होनी चाहिए, जिन्हें बहुत कम दिखता है कि वो अच्छी तरीके से देख सकें, ठीक है। तो अच्छी लाइटिंग क्लास में होनी चाहिए। एकॉस्टिंग होनी चाहिए, यानी ध्वनि अच्छी खासी होनी चाहिए, जो भी ऑडिबल चीजें पढ़ा रहे हैं तो बच्चों तक सुनाई आए, और क्या है मर्ज ना करे वो इस क्लासरूम ऐसी होनी चाहिए, एब्जॉर्बिंग साउंड होनी चाहिए, जो वॉल है वो ऐसी होनी चाहिए एब्जॉर्ब करें साउंड को, ठीक है। सेकंड है असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड एकोमोडेशन, यानी सहायक प्राद्योगिक और आवास कैसा होना चाहिए कि क्लासरूम में एक्टिविटीज होनी चाहिए, किस तरह की, स्क्रीन रीडर हो कि बच्चे पढ़ सकें ठीक है, अच्छी तरीके से। ब्रेल प्रिंटर हो कि बच्चे क्या है ब्रेल के थ्रू पढ़ सकें। डिजिटल टेक्स्ट हो, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो, सुन सकें, मैं देख ही तो नहीं सकते, सुन तो सकते हैं, ठीक है। टैक्टाइल डायग्राम और मॉडल होने से, टैक्टाइल ऐसे होते हैं जो उभरे हुए होते हैं, ठीक है, जैसे कि टैक्टाइल मटेरियल होता है, टैक्टाइल मटेरियल विजुअली के लिए ही होता है, यानी जिन्हें दिखता नहीं है उनके लिए टैक्टाइल मटेरियल ही यूज करते हैं, जिससे कि जिन्हें दिखता नहीं है वो आसानी से पढ़ सकें, जैसे कि मैप्स हैं, ग्राफ्स हैं और कुछ साइंटिफिक मॉडल इनके लिए होते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने हैं, किस तरीके से पढ़ाना है, तो मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, मल्टी सेंसरी अप्रोच होनी चाहिए, इस तरह की इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि बच्चे के सारे सेंसेस काम करें, वो समझ सके, ठीक है, इंफॉर्मेशन को गेन कर सके, उसके सारे सेंसेस एक्टिव होने चाहिए, जैसे कि वीडियो के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, ऑडियो वीडियो के माध्यम से, कुछ भी विजुअल एड्स पढ़ा सकते हैं। विजुअल एड्स ऐसी होनी चाहिए जो जिन्हें कम दिख रहा है वो अच्छी तरीके से दिख जाए, लाइटिंग अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वर्बल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, यानी जो भी डिस्क्राइब टीचर कर रहा है वो किसकी फॉर्म में होना चाहिए, वर्बल फॉर्म में होना चाहिए, बोल बोल के करें, वही ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वर्बली। कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, यानी सहयोगात्मक शिक्षण होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, यानी हर बच्चे को टैकल किया जा सके, हर बच्चे पे ध्यान दिया जा सके, हर बच्चा एंगेज कर सके, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सके, अपने आप को पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, विभेदित निर्देश होना चाहिए।
क्लासरूम प्रोसीजर एंड रूटीन कैसा होना चाहिए, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी होनी चाहिए, यानी गतिशीलता होनी चाहिए प्रशिक्षण में, ठीक है। क्लासरूम रूल्स कैसे होने चाहिए कि रूल्स बिल्कुल क्लियर हो, कंसिस्टेंट हो, ज़्यादा फोकस किस पे हो कि सभी बच्चों की रेस्पेक्ट हो सके, चाहे जिसके अंदर विजुअल इम्पेयर्ड भी इंक्लूड है, ठीक है। ट्रांजिशन कैसा होना चाहिए, ट्रांजिशन बिटवीन एक्टिविटीज शुड बी स्मूथ एंड वेल प्लान टू मिनिमाइज कंफ्यूजन एंड एंजाइटी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, यानी कोई भी ट्रांजिशन हो, कोई भी बदलाव हो, वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, जिससे बच्चे को दिक्कत ना हो, बच्चा डरे ना, बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक वेल प्लान्ड होना चाहिए। बिहेवियरल सपोर्ट होना चाहिए, यानी जहाँ भी बच्चे को सपोर्ट की जरूरत हो वहाँ सपोर्ट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए। पॉजिटिव ही रीइंफोर्समेंट दिया जाए, यानी जो फीडबैक हो वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर कंक्लूजन में देखें अंत में, तो मैनेजिंग अ क्लासरूम, यानी जो विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं उनकी जो क्लासरूम है वो बिल्कुल केयरफुली मैनेज होनी चाहिए, केयरफुली प्लानिंग करी जानी चाहिए। अटेंशन टू डिटेल एंड कोलाबोरेशन विद अदर प्रोफेशनल्स सच एज ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्पेशलिस्ट, असिस्टिव टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, यानी उनके लिए गाइडेंस वाले भी बंदे रखने चाहिए और काउंसलिंग वाले भी रखने चाहिए, जहां उन्हें जरूरत हो वहां उनकी हेल्प कर सकें, ठीक है। उन्हें हर तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए जिससे कि वो अपना फुल पोटेंशियल देख सकें कि कितने पोटेंशियल तक वो जा सकते हैं, ठीक है, अपना पोटेंशियल रियलाइज कर सकें, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, डिस्कस इट्स डिफरेंट प्रिंसिपल, हाईलाइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सहयोगात्मक अधिगम क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सीखने में कोऑपरेट करना, बच्चे भी कोऑपरेट करें, टीचर भी कोऑपरेट करें, तो इसी पे सारा बेस्ड है। कोऑपरेटिव लर्निंग एक टीचिंग स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं और बच्चे एक साथ काम करते हैं एक ग्रुप में, यानी बच्चे भी एक साथ काम करते हैं और टीचर्स भी एक दूसरे को कोऑपरेट करें, जिससे कि कोई भी उद्देश्य पूरा किया जा सके, कोई भी लक्ष्य अचीव किया जा सके, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट स्टूडेंट लर्न बेस्ट when they work collaboratively and interact with each other, यानी ये इस आइडिया पे बेस्ड है कि बच्चे अच्छी तरीके से सीख सकें, और कैसे सीखेंगे, जब वो कोलैब करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्लासरूम में होता नहीं है कि टीचर ग्रुप बना देती है 4-4 का कि तुम 4-4 एक साथ पढ़ सकते हो, या क्वेश्चन सोल्व कर लो, मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लो, साइंस पढ़ लो, या फिर लैब में जाते हैं तो 4-4 का ग्रुप बना देते हैं, तो वो क्या होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, बच्चे एक दूसरे के सपोर्ट से सीख रहे होते हैं, ठीक है। टू सोल्व प्रॉब्लम एंड कंप्लीट टास्क, तो इसी तरह के कुछ की प्रिंसिपल हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के। फर्स्ट है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, यानी बच्चे एक दूसरे पे अगर निर्भर भी हों तो किस तरीके से होने चाहिए, पॉजिटिव डिपेंडेंस होने चाहिए। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं कि भाई ये वाली यूनिट तो तू पढ़ ले, ये वाली मैं पढ़ लूंगा, तू मुझे समझा देना, मैं तुझे समझा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस हुआ, ठीक है। और नेगेटिव इंटरडिपेंडेंस क्या होता है कि अपने अपने में फोकस है कि मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। जैसे बहुत सी लड़कियां करती हैं एग्जाम में कि छुपा छुपा के करती हैं अपना पेपर, ठीक है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस मीन्स दैट स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर टू कंप्लीट द टास्क और अचीव द गोल, यानी बच्चे क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपना कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए, अपना कोई भी लक्ष्य अचीव करने के लिए। कोऑपरेटिव लर्निंग में बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो एक साथ काम करें, अपने आइडियाज को शेयर करें और एक दूसरे की मदद करें, ठीक है। तो जो ये प्रिंसिपल है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का, ये प्रमोट करता है टीम वर्क को, कि बच्चे क्या है, टीम में काम करें, कम्युनिकेशन करें और कोलैब करें आपस में, ठीक है। सेकंड है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, यानी व्यक्तिगत जवाबदेही, यानी हर कोई जवाब देने के लिए तैयार रहे। अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं और कुछ काम बिगड़ गया तो ऐसे नहीं है कि सर मैंने तो किया नहीं था, इसने किया था, या फिर एक दूसरे को ब्लेम करने लगे, या फिर वहां पे कन्फ्लिक्ट हो जाए, झगड़ा हो जाए। सब जवाब देने के लिए तैयार होने चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी मीन्स ईच स्टूडेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन लर्निंग एंड कंट्रीब्यूशन टू द ग्रुप, यानी हर कोई रेस्पॉन्सिबल है, हर कोई जिम्मेदार है। अगर गलती भी होती है तो सभी की है, अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो सभी की वजह से आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो मेरी वजह से आ रहा है। ग्रुप में कोई भी अपने आप को सुपर माने, ठीक है।
In cooperative learning, students are held accountable on their own work and are expected to contribute to the group success. यानी बच्चा क्या है, अपने ग्रुप की सक्सेस के लिए, यानी जिससे कि ग्रुप सक्सेस हो सके, रिजल्ट अच्छा आ सके, सब अपना कंट्रीब्यूशन अच्छा दें, ठीक है, अपना 100% दें, अपना खुद का काम करें। ये जो प्रिंसिपल है यानी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी जो है, ये प्रमोट करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी को यानी जिम्मेदारी को। अब जिम्मेदारी को भाई ग्रुप में ऐसा नहीं कि एक की जिम्मेदारी, अगर 5 बच्चे हैं तो 5 की जिम्मेदारी है कि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, है ना, या फिर जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो 5 को क्लियर होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन के लिए एंड सेंस ऑफ ओनरशिप ओवर वंस लर्निंग, ठीक है, बच्चे खुद से ही मोटिवेटेड रहें। थर्ड है फेस टू फेस इंटरेक्शन। फेस टू फेस इंटरेक्शन का मतलब है आमने सामने इंटरेक्शन होना, अंत्यक्रिया होना बच्चे की, जैसे कि ग्रुप में बात कर रहे हैं या ग्रुप में कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं तो आमने सामने की बातचीत हो, ठीक है, या फिर ऑनलाइन हो, जैसे कि मैं आपके साथ लाइव चैटिंग, लाइव बातचीत करने लगूं, कुछ भी लाइव सेशन लेने लगूं, तो वो क्या होगा, एक तरह से फेस टू फेस इंटरेक्शन ही हो जाएगा। टू कंप्लीट द टास्क और अचीव द गोल, यानी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए, फेस टू फेस इंटरेक्शन होना चाहिए। जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है यानी आमने सामने की जो बातचीत है, उससे क्या है, बातचीत को भी बढ़ावा दिया जाता है कि बातचीत की स्किल्स भी इंप्रूव होती है, और जो सामाजिक कौशल है यानी सोशल स्किल्स हैं वो भी इंप्रूव होती है, और जो टीम वर्क है वो भी बच्चों के अंदर अच्छा होता है, ठीक है, बच्चे टीम में वर्क करना भी सीखते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल होता है यानी दूसरों को समझना। अब अगर टीम में वर्क कर रहे हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहे हैं या कोलैब करके पढ़ रहे हैं, तो उसमें दूसरे को समझना भी जरूरी है। जैसे कि कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लैब में जा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, 5 बच्चों का ग्रुप है, तो एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। अगर एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो वहां झगड़ा होएगा। एक अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है तो दूसरा भी उसे समझे, ठीक है, अगर समझेंगे तो क्या है, रिलेशन भी उनका अच्छा रहेगा। इंटरपर्सनल स्किल्स रिफर्स टू द एबिलिटी टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद ईच अदर, यानी एक दूसरे से अच्छी तरह इंटरेक्ट कर सकें। कोऑपरेटिव लर्निंग में जो बच्चे हैं उन्हें एनकरेज किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि वो इंटरपर्सनल स्किल्स अपने अंदर डेवलप करें, जैसे कि बातचीत करना, एक दूसरे को सहयोग करना और कन्फ्लिक्ट रिजोल्व करना, यानी लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर लड़ाई हो रही है या फिर किसी बात पे किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ में आ रहा तो उसे बोल सकते हैं, इजीली उसे रिजोल्व कर सकते हैं, ना कि कन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दें, ठीक है। जो ये सिद्धांत है ये किसे बढ़ावा देता है, सोशल इमोशनल लर्निंग को, एंड हेल्प स्टूडेंट डेवलप इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल, और बच्चे के अंदर लाइफ स्किल भी डेवलप हो सके। जब ग्रुप में एक दूसरे को समझेंगे तो अपनी लाइफ में भी एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे, ठीक है, फिर लाइफ में भी कभी झगड़ा नहीं होगा। ग्रुप प्रोसेसिंग यानी समूह प्रसंस्करण, कि ग्रुप प्रोसेसिंग मीन्स द स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन देयर ग्रुप प्रोग्रेस, यानी बच्चे अपना प्रोग्रेस दिखाएंगे कि हमने ग्रुप में कितना प्रोग्रेस किया है, इफेक्टिवनेस दिखाएंगे, अपनी कम्युनिकेशन दिखाएंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग में बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें, इवेल्युएट करें अपनी परफॉर्मेंस को, आइडेंटिफाई करें कि हमारी कमजोरी क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, यानी हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ हमारी क्या है। एंड मेक चेंजेस एट नीडेड, यानी जहां जरूरत हो वहां चेंज भी करे। तो जो ये सिद्धांत है ये प्रमोट करता है मेटाकोग्निशन को। मेटाकोग्निशन क्या होता है, थिंकिंग ऑन थिंकिंग, यानी थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ, यानी अपनी ही थिंकिंग पे सोच विचार करना। तभी तो अपने आप को क्या बोलते हैं, अपना इवेल्युएशन कर पाएंगे, जब हमें पता चलेगा कि हम कहाँ गलत है, हम कहाँ सही हैं, ठीक है। अपनी ही थिंकिंग पे सोच विचार करना, जैसे कि हमने कोई फैसला लिया और उसी पे ही हम दोबारा से विचार कर रहे हैं, तो वो होता है मेटाकोग्निशन। सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी अपने आप अपनी तरफ ही देखना कि हमने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना अपने अंदर, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की, यानी विशेषता है। फर्स्ट है, ये थर्ड नहीं है, सहकारी सीखने के लक्षण क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, चाहे ग्रुप में हो चाहे कैसे भी हो, बच्चे हो चाहे टीचर्स हो, क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स आर एंगेज्ड इन द टास्क और एक्टिविटी एंड आर एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रुप सक्सेस, यानी एक्टिवली कंट्रीब्यूट करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, जिससे कि ग्रुप में सक्सेस मिल सके, जो भी ग्रुप बनाया गया है उसमें क्या है, जीत हो सके। डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव, यानी अलग अलग जो डाइवर्सिटी वाले बच्चे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, जिनका अलग एक्सपीरियंस है, जिनकी अलग एबिलिटीज है, वो सारे क्या है, एक साथ काम करें, ठीक है, और डाइवर्सिटी को भी एक्सेप्ट करें, विभिन्नता को।
दिस प्रमोट डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव एंड आइडियाज, यानी ये बढ़ावा देता है किसे, विभिन्नता को, विच कैन लीड टू मोर क्रिएटिव सॉल्यूशन एंड बेटर लर्निंग आउटकम्स। अगर विभिन्नता वाले बच्चे होंगे यानी अलग अलग तरीके के बच्चे होंगे तो भाई सबके अलग अलग थॉट होंगे, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव होगा, कुछ ना कुछ बढ़िया तरीके का इनोवेटिव होगा, चीजें क्या हैं अच्छी तरीके से जाएंगी, रचनात्मक चीजें होंगी, ठीक है, और जो आउटकम्स निकलेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा वो भी अच्छा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इतने लोगों की जब सोच मिलेगी तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा। शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एक दूसरे की जिम्मेदारी भी शेयर करें, कि कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर ये भी आता है कि हम अपनी जिम्मेदारी, ऐसे नहीं कि एक के ऊपर जिम्मेदारी है, सब एक दूसरे के साथ शेयर करें, तभी ग्रुप में सक्सेस मिल सकती है। इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए कि उसने क्या सीखा है और क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, बट ऑल्सो फॉर द सक्सेस ऑफ द ग्रुप एज अ होल। पॉजिटिव रिलेशन होने चाहिए, यानी जो संबंध हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, जेलस नहीं होनी चाहिए किसी से भी, ठीक है। इसका मतलब है कि हर बच्चे के अंदर क्या है, सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए, यानी विश्वास की भावना आनी चाहिए, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ठीक है। उससे क्या है, क्लास का एनवायरनमेंट, जो क्लास का वातावरण है वो भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। लास्ट में अगर देखा जाए कंक्लूजन में, तो कोऑपरेटिव लर्निंग एक टीचिंग स्ट्रेटेजी है जो किसे बढ़ावा देती है, टीम वर्क को, कि टीम में वर्क कर सके, कम्युनिकेशन हो सके, कोलैब कर सके, यानी एक दूसरे की सहायता कर सके बच्चे, ठीक है। अगर इन प्रिंसिपल्स को यूज करें, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो हमने पढ़े हैं, कि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए, एक दूसरे पे अगर डिपेंड है तो पॉजिटिवली डिपेंड होने चाहिए, अगर कुछ भी गलती हो रही है तो सब जवाब देने के लिए तैयार होने चाहिए, सक्सेस मिल रही है तो सब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हों, ठीक है। फेस टू फेस इंटरेक्शन होने चाहिए, यानी आमने सामने की बातचीत होनी चाहिए, एक दूसरे के भावनाओं को भी समझना है, ठीक है, ग्रुप प्रोसेसिंग होनी चाहिए, कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, तो ये लाइफ के लिए भी अच्छे हैं और किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द क्वालिटीज एंड रोल ऑफ एन इंक्लूसिव टीचर, यानी समावेशी शिक्षण के गुण और भूमिका का वर्णन करें। भाई हमने इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा, अब इंक्लूसिव टीचर भी तो होना चाहिए, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, है ना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सभी को इंक्लूड करना, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, तो इंक्लूसिव टीचर का भी मतलब ये होता है कि हर बच्चे पे ध्यान देना, है ना, हर बच्चे को क्या है, जिस चीज की जरूरत है वो चीज उसे प्रोवाइड करना। Inclusive education refers to the practice of providing education to all students regardless of their abilities, डिसेबिलिटीज और अदर डिफरेंस, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सभी बच्चों को एजुकेशन देना, चाहे उसकी एबिलिटीज कुछ भी हो, चाहे उसके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी हो, चाहे उसमें कोई भी डिफरेंसेस हो, ठीक है। और इंक्लूसिव टीचर भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो एक लर्निंग एनवायरनमेंट बनाता है और सभी बच्चों को वैल्यूड फील कराता है, ठीक है। भाई टीचर ही तो कराता है वैल्यूड फील, है ना, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन से हमारा मतलब है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। भाई एजुकेशन वही तो होती है जो हमारा सर्वांगीण विकास करे, पूरी तरीके से विकास करे, और इस विकास में सबसे ज्यादा जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, टीचर होता है, क्योंकि टीचर क्या है, रोल मॉडल का काम करता है, ठीक है। तो टीचर क्या है, बच्चे का ऐसा नहीं है कि मेंटल ही डेवलपमेंट करे, बस उसे किताबी कीड़ा ही बनाए, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी करे, उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी करे, यानी उसके संवेग भी विकसित होने चाहिए, उसके अंदर मोरलिटी भी आए, गलत सही की उसे पता चले, उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी आए, उसे भगवान का भी थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि ग्रंथ क्या है, क्या चीजें होती हैं, क्या भगवान है, ठीक है। तो टीचर क्या होता है, एक नेशन बिल्डर होता है, ठीक है, एक सिटीजन बिल्डर होता है, एक फाउंडेशन स्टोन होता है किसी भी एजुकेशन को क्या है, इम्प्लाई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि टीचर ही एक भविष्य का निर्माण करता है। एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, 50 बच्चे पढ़ते हैं, एक स्कूल में 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आगे जाके वो कितने शहरों का निर्माण करेंगे, कितनी चीजों का निर्माण करेंगे, कितने एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना, वो आगे जाके अपने जीवन में कैसा इंसान बनेंगे, ये किस पे डिपेंड होता है, टीचर पे, और किस पे होता है, फैमिली पे, ठीक है। तो कुछ की क्वालिटीज हैं जो इंक्लूसिव टीचर की है, वो देखते हैं। कमिटमेंट टू डाइवर्सिटी, यानी विविधता के प्रति प्रतिबंध होना चाहिए, यानी जो विविधता वाले बच्चे हैं उन्हें एक्सेप्ट फील कराए। विविधता वाले बच्चे जो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनकी लैंग्वेज अलग है, जिनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है, जिनकी जाति अलग है, सारी चीज मतलब किसी ना किसी तरीके से वे विभिन्न है, ठीक है।
इंक्लूसिव टीचर शुड हैव अ डीप कमिटमेंट टू डाइवर्सिटी एंड रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ डिफरेंसेस, यानी जो भी अंतर हैं उन्हें वैल्यू करें, ठीक है। दे शुड अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कल्चर, जो दूसरे संस्कृति के बच्चे हैं उन्हें समझे और उन्हें अप्रिशिएट करे, सराहना करे उनकी भाषा को भी, उनके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को भी, और जो भी उनके अंदर अंतर पाए जाते हैं उन्हें भी, ठीक है। एंड विलिंग टू अडेप्ट देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, और उसी तरह की टीचिंग मेथड्स अपने रखे जो सभी बच्चों की नीड्स को पूरी करती हो, ठीक है। इसी तरह की टीचिंग होनी चाहिए कि सभी बच्चों को समझ आ सके। सेकेंड है नॉलेज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा का भी उसे ज्ञान होना चाहिए। भाई टीचर, इंक्लूसिव क्लासरूम वही होगा जब इंक्लूसिव एजुकेशन होगी, और इंक्लूसिव एजुकेशन तभी होगी जब टीचर को भी नॉलेज हो इंक्लूसिव एजुकेशन की, तभी वो अच्छी तरीके से पढ़ा पाएगा। तो टीचर को क्या है, एक मजबूत ज्ञान होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन की। वो फेमिलियर होना चाहिए कि हमें बच्चों को क्या अच्छा देना है, हम क्या उनके लिए बढ़िया कर सकते हैं। जो डाइवर्स लर्नर है, यानी अलग अलग तरीके से जो बच्चे सीखने वाले हैं, भाई सबका सीखने का तरीका अलग होता है। कोई विजुअल लर्नर होता है, कोई ऑडिटरी लर्नर होता है, कोई काइनेस्थेटिक लर्नर होता है। तो अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, कोई देख के सीखता है, कोई पढ़ के सीखता है, कोई सुन के सीखता है। तो उसी तरीके से टीचर्स को अपने टीचिंग मेथड्स में चेंजेस करने हैं, ठीक है। टीचर ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को आइडेंटिफाई कर सके कि किस तरीके से बच्चा पढ़ना चाहता है और मैं किस तरीके से उसे एड्रेस कर सकता हूं कि उसके सीखने में बाधा ना आए, और एक अच्छा एनवायरनमेंट उसके सामने क्रिएट कर सके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या है भागीदारी लें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें और सक्सेस उन्हें मिल सके, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, यानी किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। टीचर को फॉलो करना है कि क्लासरूम फ्लेक्सिबल हो, एडेप्टेबल हो, उसके टीचिंग अप्रोच फ्लेक्सिबल हो, जो वो टीचिंग मेथड्स वो यूज कर रहा है। जहां मॉडिफाई करने की जरूरत है वहां मॉडिफाई करे, जहां एडजस्ट करने की जरूरत है वहां एडजस्ट करे अपने लेसन प्लान को, अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज को, जिससे कि सारे बच्चों की नीड्स पूरी की जा सके। और जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे हैं उन्हें कैटर किया जा सके। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल वाले यानी अलग अलग तरीके से सीखने वाले। कोई होते हैं विजुअल लर्नर, यानी देख के सीखना पसंद करते हैं। कोई ऑडियो लर्नर होते हैं, ऑडिटरी यानी जो सुन के सीखना पसंद करते हैं। कोई काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं जो खेल खेल में सीखना पसंद करते हैं, मूवमेंट के थ्रू सीखना पसंद करते हैं, ठीक है। कोई टेक्टाइल लर्नर होते हैं, यानी जिन्हें देखने में दिक्कत है, वो टच एंड फील करके सीखते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, यानी टीचर की जो बोलने की क्षमता है वो भी अच्छी होनी चाहिए, जो स्किल्स हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, है ना। स्वीटली बोले, ऐसा नहीं है कि फेंक के मार रहा है चांटा, इतनी बुरी तरह बोल रहे हैं टीचर्स, या फिर स्टिक के थ्रू ही बात हो रही है ना। कम्युनिकेटिव स्किल्स होनी चाहिए कि बच्चा भी खुश रहे क्लास में, ठीक है। इंक्लूसिव टीचर शुड हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ विद स्टूडेंट्स एंड विद पेरेंट्स और केयर गिवर्स, यानी बच्चों के साथ भी अच्छी तरीके से बात करें और पेरेंट्स के साथ भी अच्छी तरीके से बात करें, ठीक है। दे शुड बी एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली बोलने वाला होना चाहिए, रेस्पेक्टफुली बोले और दूसरे की भी सुने और अपनी भी सुनाए, ठीक है। फिफ्थ है कोलाबोरेटिव अप्रोच होनी चाहिए, यानी सहयोगात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए टीचर का, कि टीचर बच्चों को भी सहयोग करे और स्टाफ मेंबर्स को भी सपोर्ट करे, सहयोग करे जहां जरूरत है, ठीक है। तो कैसी होनी चाहिए, कोलाबोरेटिव अप्रोच होनी चाहिए कि दूसरे कलीग्स के साथ भी काम कर सके, पेरेंट्स के साथ कोलैब कर सके, और जो प्रोफेशनल हैं, जो टीचर्स हैं बाकी, उनके साथ भी अच्छी तरीके से रह सके, ठीक है। उनके साथ मिलके कोई भी प्लानिंग कर सके, जिससे कि बच्चों को सपोर्ट किया जा सके, बच्चों को सक्सेस मिल सके, ठीक है। They should be able to work effectively as a part of team and be willing to share their knowledge and expertise to benefit all students. यानी क्या है, इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए जो बच्चे को बेनिफिट करे, सभी बच्चों को, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड माइंडसेट, यानी टीचर का जो माइंडसेट होना चाहिए, जो एटीट्यूड होना चाहिए वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खड़ूस टीचर है, पता नहीं कितने दिनों से हंसे हो गए, कितने दिनों से अच्छे तरीके से बोले हो गए, है ना, बहुत से स्कूल में होता है, ठीक है। तो जो इंक्लूसिव टीचर होता है उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो, पॉजिटिव माइंडसेट हो, वो विभिन्नता को देख सके, विभिन्नता की गहराई तक जा सके, उसकी स्ट्रेंथ देख सके और बिलीव कर सके कि हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल होता है कि वो सक्सेस पा सके। ऐसा नहीं है कि टीचर ही टैग लगा दे, जीवन भर बच्चे को यही सुनना पड़े कि अच्छा तुम तो फेलियर हो, है ना, तुम कभी पास नहीं हो सकते, ठीक है।
दे शुड बी एंथुसियास्टिक एंड पैशनेट अबाउट टीचिंग, यानी कैसा होना चाहिए, एंथुसियाज्म उसके अंदर होना चाहिए, ये भावना होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए पढ़ाने का कि हाँ मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे सिखाना है। ये नहीं है कि मेरा काम तो पढ़ाना है, सीखो सीखो तुम्हारी मर्जी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड कमिटेड टू क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, और इस तरह का लर्निंग एनवायरनमेंट बना सके, अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट सभी को दे सके। अब उसकी खुद की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, इंडिविजुअल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए कि उसे अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस मूड, अब इंटरेस्ट की बात प्राइवेट स्कूल में क्या है, पढ़ाने जाओगे तुम कुछ सब्जेक्ट और दे देंगे तुम्हें कुछ सब्जेक्ट कि आज वो वाले टीचर नहीं आए, तुम्हें उस क्लास में जाना है, या फिर तुम इसी सब्जेक्ट को पढ़ाओगे, और ऑप्ट किया गया था किसी और सब्जेक्ट के लिए, किसी और सब्जेक्ट के लिए टीचर को रखा गया था, ठीक है। अब टीचर की पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, यानी उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होना चाहिए, साउंड पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसी का ही कैरेक्टर खराब हो तो वो बच्चे का क्या सुधारेगा, ठीक है। पर्सनल अपीयरेंस भी उसका अच्छा होनी चाहिए, यानी व्यक्तिगत दिखावट भी अच्छी होनी चाहिए। ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, तरीके के कपड़े पहन के आए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। वॉइस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जो हर बच्चे तक पहुंच सके। ऐसे नहीं है लास्ट वाला बच्चा है उसे सुनाई कुछ दे नहीं रहा है, बैठा है, अब किसी ना किसी को तो लास्ट में बैठना पड़ेगा, अब लास्ट वाले को चलो आगे बिठा देगा, लेकिन कोई ना कोई तो पीछे जाएगा ही। तो वॉइस बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, बच्चों को समझ आए, इंप्रेसिव होनी चाहिए। एक्सप्रेशन उसके अच्छे होने चाहिए, इमोशनल बैलेंस होना चाहिए, यानी उसका भी भावनात्मक तुलनात्मक होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि घर में कुछ दिक्कत चल रही है और आके फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है बच्चों पे, या फिर इमोशनल इतना इम्बैलेंस है कि बदतमीज हो बिल्कुल। बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं, ठीक है। तो अपने इमोशंस अपने कंट्रोल में रख के, बैलेंस में रख के। हेल्थ उसकी अच्छी होनी चाहिए कि रोज बीमार ना हो कि मैं तो आज बीमार हूँ कल भी बीमार हूँ, 1 महीने की छुट्टी लग रही है, बच्चे भी एक्टिव नहीं है पढ़ने में और टीचर भी नहीं है, तो स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए टीचर का। उसकी प्रोफेशनल क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि उसे कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए, जो भी टॉपिक वो पढ़ाने आ रहा है या फिर पढ़ाएगा उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर करके आए, कंटेंट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि कंटेंट मुझे किस तरीके से प्रेजेंट करना है बच्चों के आगे, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की भी नॉलेज होनी चाहिए, यानी व्यक्तिगत अंतर का भी पता हो कि हर बच्चा उसके ध्यान में हो कि किस तरह का बच्चा है और किस तरीके से इसे पढ़ाना है। हर बच्चे की नीड्स उसके दिमाग में होनी चाहिए। टीचिंग मेथड्स की नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह का मेथड मुझे कहाँ यूज़ करना है और किस तरह का मेथड कितने टाइम तक यूज़ करना है। तो प्रोफेशनल क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, और किस लेवल तक हमें पढ़ाना है। कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में लेवल रहना चाहिए कि हमें इस लेवल तक इस क्लास को पढ़ाना है, ठीक है। अगर लास्ट में देखा जाए कंक्लूजन, तो इंक्लूसिव टीचर क्या शुड हैव अ डीप कमिटेड टू डाइवर्सिटी, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा की उसे नॉलेज होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए उसके सारे मेथड्स, एडेप्टेबल होने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए। कोलाबोरेटिव होना चाहिए, यानी सहयोगात्मक होना चाहिए। जो उसका एटीट्यूड और माइंड सेट है वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, इंक्लूसिव टीचर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाउ विल यू ऑर्गेनाइज गाइडेंस सर्विस इन योर स्कूल, एक्सप्लेन इन डिटेल। देखो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, 2022 का बिल्कुल रिसेंट का पेपर है ये क्वेश्चन 6 के 6 आए हुए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन अब भी आएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, और हम 3-4 साल के कर लेंगे तो उन्हीं में से ही क्वेश्चन बनते हैं। अब उन्हीं में से ही बनेंगे क्योंकि 6 लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब होता है 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाना, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें बाकी के टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर आप 4-5 साल के पेपर पढ़ लेते हैं तो आपकी पूरी बुक कवर हो जाती है, कोई टॉपिक बचता ही नहीं है, ठीक है। गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एवरी इंडिविजुअल थ्रू हिज ओन एफर्ट्स टू डिस्कवर एंड डेवलप हिज पोटेंशियल, यानी गाइडेंस क्या होता है? गाइडेंस होता है परामर्श देना, मार्गदर्शन देना। मार्गदर्शन यानी जो किसी की हेल्प कर सके, पता चल सके कि उसके एफर्ट्स क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, बच्चा अपना पोटेंशियल रियलाइज कर सके, उसे टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती रहे, मार्गदर्शन मिलते रहे कि भैया तुम्हें किस रास्ते से जाना है। अब किसी को दिल्ली का रास्ता ना पता हो, वो क्या है जिग जैग तरीके से जा रहा है तो वो शाम तक पहुंचेगा, और अगर वो किसी की गाइडेंस लेके जा रहा है तो भाई आधे घंटे पौन घंटे में पहुंच जाएगा। अब जैसे कि मुखर्जी नगर हमारे यहाँ से 35-40 किलोमीटर है, अगर रास्ता किसी को ना पता हो तो वो 4 घंटे लगाएगा, अगर रास्ता किसी को पता हो तो 1 घंटे में पहुंच जाएगा, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। तो ये होती है गाइडेंस, यानी मार्गदर्शन देना, रास्ता दिखाना, ठीक है।
तो गाइडेंस क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एकेडमिक को बढ़ाने में, हमारे सोशल जो स्किल्स हैं उन्हें इम्प्रूव करने में, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट करने में, मतलब बच्चों का किसी का भी। एज ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हियर आर सम स्टेप्स यू कैन टेक टू ऑर्गेनाइज गाइडेंस सर्विस इन योर स्कूल। एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते तुम कौन कौन से स्टेप ले सकते हो बच्चों को गाइडेंस देने के लिए। असेसिंग द नीड्स ऑफ योर स्टूडेंट्स, यानी अपने बच्चों की क्या है नीड्स को आकलन करें कि उनकी ज़रूरत क्या है। भाई हम किसी को गाइडेंस दे रहे हैं तो बच्चा डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं कि मुझे करियर में क्या करना है। टीचर को देखना होगा कि भाई ये किस तरह का बच्चा है और कहाँ इसे जाना है, किस तरह की गाइडेंस मैं इसे दे सकता हूँ। ठीक है, तो पहले बच्चे की नीड्स को एसेस करें, देखें, आकलन करें कि भाई किस फील्ड में जाने लायक ये है। ठीक है, अब देखो 12th करते हैं बच्चे, वो 12th करके ऐसे चौराहे पे खड़े हो जाते हैं कि उनके इतने सारे रास्ते निकलते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। कोई बीए करता है, कोई बीएससी करता है, कोई बीकॉम करेगा, कॉमर्स ले रखी है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं मिला तो बीकॉम कर लेंगे। मतलब सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। अब जैसे बीएड है, बीएड कोई, मुझे नहीं लगता 99% लोग क्या है बिना इंटरेस्ट के बीएड कर रहे हैं कि भाई कुछ नहीं है तो साइड बाय साइड बीएड कर लेते हैं, चल कुछ ना है तो टीचर ही बन जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, ये लैक ऑफ गाइडेंस ही तो है ना। हमारा पाथ ही क्लियर नहीं है, हमारा रास्ता ही क्लियर नहीं है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये कहीं ना कहीं टीचर की कमी होती है कि टीचर हमें कभी गाइडेंस नहीं देते, जो कि हर बच्चे को जरूरत है। ठीक है, तो गाइडेंस के लिए क्या है, एसेस करें, पहले आकलन करें, देखें। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विस इज टू एसेस द नीड्स ऑफ योर स्टूडेंट, यानी पहला स्टेप मार्गदर्शन देने का ये है कि बच्चे को देखें कि उसके रास्ते किस तरफ खुल सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा, जब हम सर्वे करेंगे, देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज लेंगे बच्चों की। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं कि इंटरव्यू हेल्ड कराएंगे, बच्चे से पूछेंगे तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कहाँ जाना चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा तुम्हें इंटरेस्ट है, क्या पढ़ना पसंद करते हो, क्या एक्टिविटीज़ तुम्हें पसंद है। तो सारा डाटा कलेक्ट करके हमें तब पता चलेगा, तब हम समझ सकते हैं कि बच्चे की नीड्स क्या है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस एरिया में उसे मार्गदर्शन की ज़रूरत है। ठीक है, और फिर जहां भी जरूरत होगी वहां उसे गाइडेंस देंगे। ठीक है, डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस प्लान, जब हमें पता चल जाए कि किस रास्ते से भेजना है तो हम क्या है पूरी प्लानिंग करेंगे, एक तरीके से बिल्कुल पूरा कैसे बोलते हैं रोड मैप बनाएंगे एक पूरा ग्राफ बनाएंगे, एक प्लानिंग करेंगे कि बच्चे की नीड्स पता करके दूसरा स्टेप हमारा होता है कि प्लानिंग करना, कि प्लानिंग में क्या है बच्चे के गोल्स लिखेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, रणनीतियाँ लिखेंगे और उसे प्रोवाइड कराएंगे कि कौन कौन सी रणनीतियाँ तुम्हें फॉलो करनी है। ठीक है, इसके अंदर हम बजट भी लिखेंगे कि इसमें क्या क्या बजट होना चाहिए, क्या टाइमलाइन होनी चाहिए। तो सारी चीज़ों का हम इवैल्यूएशन करेंगे जो कि इफेक्टिव होंगी बच्चे के लिए। ठीक है, अब ये ज़्यादातर ये काम कौन कर सकता है, स्कूल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हायर क्वालिफाइड गाइडेंस काउंसलर रखे, यानी जिसे इस चीज़ में नॉलेज हो, जो गाइडेंस देता हो, जिसका काम ही गाइडेंस देने का हो, काउंसलिंग देने का हो। ठीक है, तो क्या है क्वालिफाइड गाइडेंस काउंसलर रखेंगे जिसे नॉलेज हो, स्किल्स हो, जिसे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो कि किस बच्चे को किस फील्ड में मुझे भेजना है, पहले उसे देखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी काउंसलर हायर करें जो कि अप्रोप्रिएट हो, जिसके अंदर जिसने बहुत सारे सर्टिफिकेट लिए हुए हो, इस फील्ड में मास्टरी की हुई हो। ठीक है, हु आर कमिटेड टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी गाइडेंस सर्विस टू स्टूडेंट, यानी जो अच्छी गाइडेंस बच्चों को दे सके, इस तरीके का बंदा हम कोई भी अपॉइंट करेंगे। ठीक है, प्रोवाइड अ रेंज ऑफ सर्विस, यानी गाइडेंस सर्विस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, उसकी जो रेंज है सर्विस की वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों की नीड्स को पूरा किया जा सके। ठीक है, इसके अंदर क्या है काउंसलिंग है, यानी परामर्श दें बच्चों को, ग्रुप काउंसलिंग है, ग्रुप में काउंसलिंग कराएं, ग्रुप में बच्चों को रख के ग्रुप काउंसलिंग कराएं, एकेडमिक काउंसलिंग भी करा सकते हैं, कैरियर काउंसलिंग भी करा सकते हैं कि भाई तुम्हें अपने कैरियर में क्या करना है या तुम्हें अपने एकेडमिक्स में अच्छा करना है। एंड क्राइसिस इंटरवेनिंग सर्विस, it is also important to provide services that address the needs of students with disabilities, यानी ये भी जरूरी है कि हम ऐसे बच्चों को भी गाइडेंस दिलवाएं जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, उनकी नीड्स को भी पूरा किया जा सके। ठीक है, कोलैबोरेट विद अदर स्टेक होल्डर्स, यानी अन्य जो हितधारक हैं उनका भी सहयोग करें उनके साथ। हितधारक कौन हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, स्कूल वाले हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी कम्युनिटी के मेंबर्स भी हो सकते हैं। देखो लिखा हुआ है कि स्टेक होल्डर के अंदर टीचर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं।
ठीक है। तो कोलाबोरेटिव यानी सहयोगात्मक ये सुनिश्चित करता है कि सर्विस आर अलाइंड विद द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली, यानी ऐसी सर्विस होनी चाहिए जो बच्चों की नीड्स को पूरा कर सके, उन्हें रिसोर्सेज मिल सकें, ठीक है, एक अच्छे तरीके से, प्रभावी ढंग से। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ सर्विसेज, यानी जो सर्विसेज उन्हें दी गई हैं आप उसका मूल्यांकन कैसे करें, उसका मूल्यांकन। फाइनली इट इज इंपॉर्टेंट टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ गाइडेंस सर्विसेज टू एंश्योर दैट दे आर मीटिंग द नीड्स ऑफ स्टूडेंट, यानी ये सुनिश्चित करे कि ये बच्चों की नीड्स को पूरा कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा, ये भी सर्वे के थ्रू पता चलेगा, या फिर बच्चों से फीडबैक से पता चलेगा, पेरेंट्स की फीडबैक के थ्रू पता चलेगा, या डेटा एनालिसिस से पता चलेगा। तो इवैल्यूएशन क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिससे पता चल जाता है कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, कितनी ज़रूरतें बच्चे की पूरी की जा रही हैं, ठीक है। तो लास्ट में अगर अंत में देखा जाए तो जो हमने पढ़ा है उसका छोटा सा कंक्लूजन लिख देंगे कि एक गाइडेंस सर्विस स्कूल में ऑर्गेनाइज करना, उसके लिए ज़रूरत क्या पड़ती है कि हम बच्चों को देखें, एसेस करें, उनकी नीड्स को देखें, फिर प्लानिंग करें, फिर हायर करें कोई भी काउंसलर, और फिर प्रोवाइड उसे रेंज दे सर्विस की, और कोलैब करें स्टेक होल्डर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, और बाद में इवेल्युएट करें जितना भी कुछ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नंबर 6, Describe in detail infrastructural facilities for an inclusive school, यानी जो समावेशी स्कूल हैं, यानी समावेशी जो विद्यालय हैं उनमें कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, कैसी फैसिलिटीज होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चरली, ठीक है। इंक्लूसिव स्कूल जो है एक लर्निंग एनवायरनमेंट है जहाँ हर तरीके के बच्चे पढ़ते हैं। सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के वही आ रहे हैं। देखो ये बुक का नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है वो इंक्लूसिव एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन अपने दिमाग में रखना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब होता है कि विद और विदाउट डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं वो सारे एक ही स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। अगर इंक्लूसिव स्कूल की बात हो रही है तो एक जैसे, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है तो हर किसी की नीड्स पूरी की जानी चाहिए, हर किसी को वैल्यूड फील हो, हर किसी को सुपीरियर फील हो, हर किसी की रेस्पेक्ट हो, डाइवर्सिटी भी सेलिब्रेट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आती हैं। तो इंक्लूसिव स्कूल जो है एक लर्निंग एनवायरनमेंट है जहां बच्चे सीख पाते हैं विद और विदाउट डिसेबिलिटी वाले। लर्निंग स्टाइल्स और नीड्स कैन बी लर्न एंड ग्रो टुगेदर, यानी हर किसी की लर्निंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, उनकी नीड्स को पूरा किया जाता है और उनकी एबिलिटीज को भी देखा जाता है। टू सपोर्ट अ डाइवर्स स्टूडेंट बॉडी, जो अलग अलग तरीके के जो बच्चे होते हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। मस्ट हैव रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज दैट आर एक्सेसिबल, एडेप्टेबल एंड इंक्लूसिव, यानी इसी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर भी होनी चाहिए जो हर किसी के लिए सूटेबल हो। जो जिस तरह का बच्चा है उसे उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे कि अब कोई हैंडीकैप्ड है, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए व्हील चेयर होनी चाहिए, रैंप होना चाहिए स्कूल में, जिससे कि वो आसानी से जा सके क्लास तक, ठीक है। दूसरी बात, उसकी क्लास हमें नीचे वाले सेक्शन में होनी चाहिए, नीचे के फ्लोर पे होनी चाहिए, ना कि टॉप फ्लोर पे। अब उसे चलने में दिक्कत है और तुम टॉप फ्लोर पे उसे क्लास दे रहे हो तो वो इंक्लूसिव क्लासरूम नहीं हुआ, वो इंक्लूसिव स्कूल नहीं हुआ। इंक्लूसिव स्कूल का मतलब है कि जैसा बच्चा हो उसे उसी के तरीके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो इसमें कुछ हेडिंग्स हैं, पढ़ते हैं। बिल्डिंग एंड क्लासरूम डिजाइन, यानी किस तरह का क्लासरूम डिजाइन होना चाहिए, किस तरह की बिल्डिंग होनी चाहिए स्कूल की, यानी भवन और कक्षा का डिजाइन कैसा होना चाहिए। व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, यानी जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए व्हील चेयर का प्रावधान हो, व्हील चेयर होनी चाहिए स्कूल्स में। इंक्लूडिंग क्लासरूम, हॉलवेज, रेस्ट रूम होने चाहिए। एंट्रेंसेज मस्ट बी व्हील चेयर एक्सेसिबल विद रैंप्स एंड एलिवेटर, वही बात है कि या तो वो हो, क्या बोलते हैं, लिफ्ट होनी चाहिए या फिर रैंप होनी चाहिए, ठीक है। वाइड हॉलवेज और डोर होने चाहिए, ठीक है, यानी चौड़े और खुले दरवाजे होने चाहिए। क्या लिख रहा है, हॉलवे, ठीक है, चौड़े और खुले दरवाजे होने चाहिए जिससे कि आराम से बच्चा जा सके, ठीक है, व्हील चेयर उसके अंदर घुस सके। एडजस्टेबल हाइट फर्नीचर होना चाहिए, यानी बहुत से स्कूल में क्या होता है, जैसे कि जिस स्कूल में मैं थी तो मेरे साथ भी बहुत बार होता था कि बेंच बहुत ज़्यादा, कोई बेंच तो बहुत ज़्यादा ऊंची थी और जो लोहे वाली बेंच थी वो बहुत ज़्यादा नीची थी। तो हाइट के अकॉर्डिंग बेंच होनी चाहिए जिससे कि बच्चे को दिक्कत ना हो, ठीक है।
क्वाइट रूम्स होने चाहिए, यानी अगर ब्रेक लेना है या फिर बच्चे को किसी तरह की दिक्कत है, जैसे कि अगर उस टाइम पे हमें बुखार हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो हमें कहाँ लिटाया जाता था, क्या स्टाफ रूम में जहाँ टीचर्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों के लिए होना चाहिए कि स्पेशल रूम जहाँ बच्चे ब्रेक ले सकें, कुछ टाइम बिता सकें क्लास से अलग, या फिर कुछ बीमार हैं तो वहाँ जाके लेट जाएं, सिर में दर्द है, कुछ भी दिक्कत हो तो एक क्वाइट रूम होना चाहिए। नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन होनी चाहिए, यानी क्लास में क्या है थोड़ी बहुत नेचुरल लाइट भी होनी चाहिए जिससे कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहे, ठीक है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, यानी हियरिंग और विजुअल एड्स होनी चाहिए, जैसे कि किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता है तो वो सुन के पढ़ सकता है, या किसी बच्चे को दिखता नहीं है तो वो सुन के पढ़ सकता है, ठीक है। और जिससे सुनता है वो देख के पढ़ सकता है जिसको सुनता है, ठीक है। तो हियरिंग और विजुअल एड्स होनी चाहिए, कोचलियर इम्प्लांट्स होने चाहिए, विजुअल एड्स मस्ट बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट हु नीड देम, ठीक है। जैसे कि विजुअल एड्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कैसा होना चाहिए, टैक्टाइल मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। टैक्टाइल मटेरियल जिसे टच एंड फील करके पढ़ सकें, जिसमें मोटे डिजिट्स होते हैं, लार्ज प्रिंट होते हैं तो उनसे पढ़ सकते हैं, जैसे इसके अंदर ब्रेल आ जाता है, ठीक है, लार्ज प्रिंट आ जाते हैं, कुछ भी ऑडियो भी आ सकती है, ठीक है। कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर होनी चाहिए, कंप्यूटर विद असिस्टिव सॉफ्टवेयर, यानी उनके अंदर इस तरह के सॉफ्टवेयर होने चाहिए, यानी स्क्रीन रीडर्स हो, वॉइस रिकॉग्निशन हो, स्पीच टू स्पीच टेक्स्ट टेक्नोलॉजी हो जो कि अवेलेबल होनी चाहिए स्कूल में। ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइस होनी चाहिए, जैसे कि such as communication boards and speech generative device must be provided for students who cannot communicate effectively through speech, यानी जो बोल नहीं सकते उनके लिए इस तरह की डिवाइस होनी चाहिए। ऑगमेंटेटिव यानी जो बात करने वाली हो, जो स्पीच देने वाली हो, ठीक है, जिससे उनकी स्पीच इंप्रूव हो सके, ठीक है। सेफ्टी और सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी इमरजेंसी एग्जिट भी होना चाहिए, भाई स्कूल में कुछ भी दिक्कत हो जाए, आग वाग लग जाए तो इमरजेंसी एग्जिट हो निकल जाए बच्चा, ठीक है। सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, कुछ भी बच्चे के साथ दिक्कत हो रही है तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए चीज़ें, बच्चे भी सेफ फील करें, सिक्योर फील करें, ठीक है। एंटी बुलिंग मेजर्स होने चाहिए कि कोई बच्चा किसी को धक्का मुक्की ना दे, अगर गिर जाए तो उनके लिए भी सुविधा होनी चाहिए। स्टाफ जो होना चाहिए काफ़ी ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, जिसे थोड़ी बहुत फर्स्ट एड की भी नॉलेज होनी हो। फूड एंड न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, एक्सेसिबल कैंटीन होनी चाहिए स्कूल में, स्पेशल डाइट बच्चों की होनी चाहिए, पूरा मेन्यू बना होना चाहिए कि भैया ये इस दिन ये डाइट दी जाएगी। हाइजीन का भी ध्यान रखें, यानी हेल्थ और हाइजीन यानी साफ सफाई का भी ध्यान हो, तो ये भी बच्चे को प्रोवाइड करी जाए। सपोर्ट और रिक्रिएशन होने चाहिए, यानी सूटेबल प्लेग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। एडेप्टिव स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होने चाहिए, यानी खेलने के सामान भी होने चाहिए। इंक्लूसिव स्पोर्ट्स भी होनी चाहिए। इंक्लूसिव स्पोर्ट्स यानी देखो वही बात है कि स्पोर्ट्स तो सब जगह है, लेकिन इंक्लूसिव स्पोर्ट होनी चाहिए। आप कोई व्हील चेयर पे बैठा है तो वो फुटबॉल थोड़ी ना खेलेगा, तो उसके लिए उसी तरह का इक्विपमेंट्स होना चाहिए, उसी तरह की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो होपफुली ये 6 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। क्लास हमारी पूरी हो चुकी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को भी और लेट्स क्रैक को भी, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। आप अगर सेकंड ईयर के स्टूडेंट सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि अब क्लासेस सेकंड ईयर की भी मैं लूंगी। देखो टॉपिक वाइज तो लूंगी नहीं, लेकिन जो पेपर हैं उन्हें कंप्लीट कराऊंगी। जैसे 2022 के हमने सारे लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए हैं, तो 2 क्लास में 2022 का पेपर खत्म। इसी तरीके से पीछे के पेपर कर लेंगे और सारे सब्जेक्ट के कर लेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।